स्टार्ट हो गया? ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। और आपको मालूम है कि आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को हम लोग क्लास की तरह ही रखते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट करते नहीं ज़्यादा मोटिवेशन में। बस दो बातें ये कहूँगा कि जितने लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और जितने लोगों का भी सिलेक्शन हुआ उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं था। ऑल ऑफ देम आर द ह्यूमन बीइंग विद द सेम ऑर्गन सिस्टम, और केवल डिफरेंस होता है डिटर्मिनेशन का और टाइम को यूज करने के तरीके का। कुछ लोग मुझे ऐसे भी लाइफ में मिले हैं, उनमें से मेरे एक फ्रेंड भी थे जो उठते बैठते खाते पीते इवन सोते, आप बोलोगे सोते समय कैसे कोई पढ़ सकता है, सोते समय भी पढ़ते हैं। वो मुझे कहता था कि सुनील, जब मैं सो जाता हूं तो मुझे अपनी बुक्स के सपने आते थे। सो अब ये सोते समय भी पढ़ने जैसा हो गया। ऐसे लोग जो हमेशा अपनी बुक्स और अपने सिलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनके तो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। अदरवाइज आप जहां भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, अब आप स्थितियों को सोचने की कोशिश करिए। जब टॉपर 720 आउट ऑफ 720 हो सकता है किसी नेशनल एग्जाम में, अगर टॉपर ये आ रहा है तो आप समझ लो कि आपकी क्या हाफत होने वाली है। पहले तो दो तीन बातें मैं आपको बोल दूं कि लोगों को लगता है कि हलवा है, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, लोगों को लगता है कि चीजें हलवा है, सिंपल है, तो अपनी लाइफ में से सिंपल चीजें हटा दीजिए। whenever you are going very simple way, you are in the wrong way। एकदम ये रूल बना के देख लो, सिंपल वे इज द रॉन्ग वे। आप कहोगे सर अच्छा ऐसी क्या बात करो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। इंटेलिजेंसी एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेलिजेंसी कांस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, दो तीन बार आप समझ लीजिए। और व्हेनेवर आपका पाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब है आप उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, देन यू आर इन राइट पाथ। और इसको मैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम और एक बड़े बढ़िया ऑर्गन से रिलेट करके बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग इस ऑर्गन को हार्ट के नाम से जानते हो, और हार्ट का स्ट्रगल ये है, हार्ट का ये स्ट्रगल है कि उसे सिस्टोल करना है और डायस्टोल करना है। याद रखना, ये सिस्टोल एंड डायस्टोल दे सीम्स सिंपल बट दे आर नॉट सिंपल, दे आर अ लिटिल बट डिफिकल्ट। लेकिन हार्ट में ये चीजें सिंपल क्यों एज्यूम हो पा रही हैं? जस्ट बिकॉज ये एक प्रैक्टिस बन चुका है। आपकी डिफिकल्टीज आपकी जब प्रैक्टिस बन जाती हैं तब आपको वो बहुत सिंपल लगते हैं। और अगर एक दिन हार्ट ये बोले कि बड़ा स्ट्रगल है, मुझे रोज सिस्टोल रोज डायस्टोल करना पड़ता है, मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से धड़क रहा हूं, इवन उसके पहले से धड़क रहा हूं, जब आप अपने मम्मा के पेट में 2 महीने के थे तब से हार्ट बन चुका है, तब से धड़क रहा है, और बोले कि नहीं अब तो मुझे सिंपल रास्ता उठाना है, और सिंपल रास्ता ये है कि मैं तो अब आराम करूंगा, धड़कना बंद करूंगा। और जैसे उसने धड़कना बंद किया, आपके साथ क्या आएगी आप समझते हो? सिंपल वे बहुत 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 समय पर मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल वे इज नॉट गुड वे। तो चूज द डिफिकल्ट वे। अब बोलते हैं डिफिकल्ट वे क्या चूज करें सर? क्या किसी बिल्डिंग में चढ़ के पढ़ें? क्या कहीं रूल बनाओ कि सब्जेक्ट का 1 विजन और 3 रिवीजन? ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो पहले साल में विजन हो गया होगा, बाकी 3 साल में रिवीजन हो गया होगा। ये रूल नहीं चलेगा। इट शुड बी 1 ईयर। जिस साल भी आपको सेलेक्ट होना है ये रूल लगेगा, 1 विजन 3 रिवीजन, और आपके चांसेस 90% हो जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और जितने लोग ये कर लें और फिर सिलेक्शन ना हो, तब आप मेरे पास आइएगा कि सर आपने झूठ बोला था, फिर भी मैं बच निकलूंगा, क्योंकि देयर आर 90% चांसेस, 10% चांसेस फिर भी नहीं है आपके, क्योंकि बहुत सारी चीजें। मेरा एक दोस्त है और एक स्टूडेंट भी इस साल पढ़ा रहा हूँ, अमंग द टॉपर था, मतलब हमारी ओमेगा की लिस्ट में टॉप करता था। और जिस दिन इसका एग्जाम हुआ उसके 3 दिन पहले उसको फीवर आया, फिर भी मैंने उससे कहा कि एग्जाम देने जरूर आओ, और जब वो एग्जाम दे रहा था तो उसको वॉमिटिंग भी चालू हो गई। ऐसी कंडीशन में उसने अटेंशन ही बहुत कम किया और सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
बाकी बातें हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, पर एक रूल बना लो। बहुत सारे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती कि हमें कोई आके मोटिवेट कर दे। रूल 1 विजन 3 रिवीजन। 2 साल मेरे सिलेक्शन नहीं हुए थे, 2 साल सिलेक्शन ना होने के बाद मेरे दोस्तों का जब सिलेक्शन हो गया और उन्होंने मुझसे मिलना बंद कर दिया, तो मोटिवेशन अपने आप से पैदा हुआ। मोटिवेशन कैसे पैदा हुआ कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं एक मेडिकल कॉलेज में, और वो मुझसे मिलने पर हीन भावना महसूस करते हैं। या फिर आपकी बगल की सीट का बच्चा जब सेलेक्ट होता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप अपने आप को छुपाते घूमते हो कि यार वो भी तो मेरे साथ था, 6 महीने पहले हम एक ही सीट में बैठते थे। तो फिर होता है एक मोटिवेशन अपने आप अंदर से जनरेट होता है, और वो मोटिवेशन दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े मोटिवेशन से भी ज्यादा अच्छा होता है। बाहर के लोग आपको कह जाएंगे, सुन लोगे, निकल लोगे, और जो अंदर से जुड़ेगा वही बेस्ट है। सो एक रूल बना लो, जिंदगी को रूल्स की तरह जियो कि ये रूल हुआ नहीं हुआ तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होगे। मेरा जब 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहता था क्या करूं मैं, तो मुझे क्या था, नींद भी बहुत आती थी। तो होता क्या था कि मेरी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब रहती थी। तो बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब रहती थी कि मैं रात को 11 बजे सोचने लगता था अब सो जाऊं, अब सो जाऊं, अब सो जाऊं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, और ये सोचते सोचते कि सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, मुझे रात के 2:30 बज जाते थे। और फिर मैं 2:30 बजे सोता था तो मतलब 10 बजे उठाऊं और फिर मेरी फिर बायोलॉजिकल साइकिल पैदा हो गई। तो मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला एक रूल जो मैंने बनाए थे वो मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूँ, बाकी हर बंदे के रूल अलग होते हैं, जो मैंने किया वही आप करो, जरूरी नहीं। वो कहते थे जब जागो, जब तक जाग रहे हो केवल एक काम है, पढ़ो, और इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ। उन्होंने यही लिखवा दिया था मुझसे बुक्स में, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, और जब सो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर जब जागो फिर पढ़ने लगो। तो लाइफ में केवल 2 ही काम थे, जब तक जागता था तब तक पढ़ता था और या फिर सो जाता था। अच्छा, 1-2 साल अगर सिलेक्शन ना हो तो आपको पार्टियों शादी के माहौल में जाने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि लोग पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है, और तुम कहते हो तैयारी, और आपका 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पूछते हैं अभी तक तैयारी कर रहे हो, मेरी बिटिया तो फला न्यूयॉर्क में चली गई। तो आपको लगता है भैया आप अपनी बिटिया संभालो, हमको अपना वो समस्या सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब आपसे आगे पूछता है आदमी कि क्या कर रहे हो, आपने थाली में प्लेट में पनीर का टुकड़ा उठाया, बेटा क्या कर रहे हो। ये हैपेंस, ये मेरे साथ बहुत हुआ। मैंने रूल बनाया, जब जाऊंगा पढ़ता रहूंगा, सो जाऊंगा, और ऐसे कुछ और रूल्स थे, जब समय समय पर मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम बीएससी भी नहीं कर रहे हो। मैंने बीएससी की नहीं, 12th के बाद तैयारी कर रहा था, 3 साल हो गए थे, सारे लोगों के बीएससी पूरे हो चुके थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें आलू की ठेल लगानी पड़ेगी। तो मैंने ऐसे ही हंसते हंसते उनसे बोल दिया, ये मेरा डायलॉग था, आला दैट इज स्टेथोस्कोप, स्कोप होता है जो हम लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं, आला उसे हिंदी में बोलते हैं। तो मैं कहता था या तो मैं लगाऊंगा आला और या तो मैं लगाऊंगा आले। तो जब 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो पिताजी ने मजाक में कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए ठेल खरीद देता हूँ, क्योंकि अब आला लगा नहीं पा रहे तो आले लगाओ। लेकिन चमत्कार कभी भी होते हैं। उसी साल, जिस साल पिताजी ने मेरी ऑल इंडिया रैंक देख करके बोला तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारे लिए आलू खरीद देता हूँ, तो सीपीएमटी ने मुझे हीरो बना दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो याद रखना, अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपके साथ चांस फेवर करते हैं। इनका नाम याद रखना, कई बार मैंने बोला है, पास्चर। लुइस पास्चर कहते थे चांस फेवर द ट्रेन्ड माइंड। बोलते हैं चांस मिलता है सबको, लेकिन चांस का फायदा वही उठा पाते हैं जो ट्रेंड होते हैं। तो चांस फेवर्स द ट्रेन्ड माइंड। तो अपने आप को इतना ट्रेंड रखो कि अगर एक छोटा सा भी चांस मिले आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो उन 3 सालों में मैंने अपनी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग करके रखी थी कि मेरे सारे सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन सीपीएमटी में जब एग्जाम आया तो मेरी उसमें जो एक सीपीएमटी का एक अलग चांस मिला, उस चांस से मेरा काम हो गया। तो जादू होते हैं, लेकिन इन सारी जादू के पीछे आपकी कड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत। और जो लोग कहते हैं कि नहीं आसानी से मैं सेलेक्ट हो गया, भैया होंगे कुछ बिरले ऐसे जो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सिंपल वे में सेलेक्ट हो जाते हैं। बोले बड़ी सिंपल तरीके से सर पढ़ा रहे, मैं घबरा जाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ, और अगर तुम सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो तुम सीख कुछ नहीं रहे हो। तुम्हें केवल एक सूडो फीलिंग हो रही है, सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे। वो अच्छा पढ़ाना एक अच्छी कहानी जैसा होता है। आपने सुना
कहानी याद भी रही, लेकिन कहानी का हर एक मोमेंट याद नहीं रहता, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी हो। बट जब आप कहानी कहते हो, जैसे मुझे एक कहानी सुनानी पड़े अपने बच्चे को, तो मैं फिर बताऊंगा एक झरना था, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है। अब मैं बच्चे को अगला पॉइंट क्या बताऊं, बेटा झरने के बगल में एक पेड़ था, ये मेरी इमेजिनेशन है। उस पेड़ के बगल में बेटा एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर एक शेर था। अब बताओ, तुमने सुनी, मैंने क्रिएट की, क्रिएट करने से क्या क्रिएट हुई, पिक्चर मेमोरी। सो ऑलवेज बी ऑन, आपको उस छोर पर होना है जो सुना सके, जो पिक्चर मेमोरी क्रिएट कर सके। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ, कल मैंने आपको एनिमल किंगडम की कुछ बातें पढ़ाई, आपने सुनी, आपने कहा वाह सर लाजवाब, बहुत बढ़िया पढ़ाया, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप इसे कहने के मोड पे आओगे, जैसे मेरे साथ कहो और टॉपिक शुरू करो। क्या मैंने बोला था कि लीनियस ने बोला दुनिया में दो किंगडम है, वन इज प्लांट, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल, जो लोकोमोशन करते हैं वो एनिमल। फिर उन्होंने बोला कि एनिमल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और विटेकर ने ऐसा नहीं कहा, विटेकर ने कहा एनिमल हमेशा कैसा होगा। कितनी आसानी से आपने समझा। और अब आपने बोला कि सर एनिमल को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, Yes, rather protozoa and metazoa. Protozoa and metazoa. Unicellular. Protozoa और मल्टीसेलुलर मेटाजोआ, और मेटाजोआ को फर्दर दो पार्ट में बांटा, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। याद है, पैराजोआ के पास सेल्स थी लेकिन टिश्यू नहीं था। इनके पास एक ही सेल थी, बोलो कौन, प्रोटोजोआ। पैराजोआ के पास एक सेल थी, बहुत सारी, लेकिन टिश्यू नहीं था। एग्जांपल पोरी। और यूमेटाजोआ के पास टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा। और इस तरीके से आपने उठाया सीलेंट डेटा से कॉर्डेटा तक। अब मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, कल हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे बच्चे, और टाइम कम पड़ा था, इस वजह से मैंने बीच में छोड़ा था। पढ़ाने को बहुत कुछ था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कुछ बेसिस पढ़ाए थे। मैं लिखूंगा नहीं, केवल पूछूंगा। जिन लोगों ने पुराना वीडियो देखा उन्हें मालूम होना चाहिए। पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो इसमें गलती आपकी है कि आपको पढ़ाया गया टॉपिक फिर भी नहीं आ रहा, इसका मतलब आप बेवकूफ हो और आपको लगता है कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता। आज का चीज आज ही खत्म करेंगे। एक विजन करके जाएंगे, एक रिवीजन करके जाएंगे, ताकि बचे हुए दो रिवीजन हम बाद में कर सकें। तो 1 विजन 3 रिवीजन पॉलिसी, यू विल गेट योर सिलेक्शन। और बेटा सिलेक्शन उतना मुश्किल नहीं है जितना हम टीचर्स उसे बना देते हैं। हम तुम्हें बताते हैं कितना मुश्किल है सब्जेक्ट, फिर उसे और ऐसा समझा करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप स्ट्रगल करो सब्जेक्ट के साथ, मैं आपके साथ। इतना आपको मालूम चल गया है कि नॉलेज में मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, और आप रिवीजन में मुझे बेवकूफ मत बनाइए। और अभी मैंने बोल दिया 20 अक्टूबर के बाद से शाम को भी एक बैच चलेगा NCERT 2 का। सो बी प्रिपेयर। अब ये मत कहना कि सर ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। तो सुबह NCERT 1 मतलब 12 से 2, और 5 से 7 या 6 से 8 NCERT 2, दोनों ही टॉपिक NCERT 1 और NCERT 2 चलेंगे, तभी टॉपिक पूरे हो पाएंगे। चलिए, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने पहले बोला क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बोला कि सर बड़ा आसान है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना, और आपने कहा सर टोटल 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं। देखो बेटा, पहला लेवल था जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, सेलुलर। सेलुलर लेवल का मतलब है क्या एक सेल है कि मैनी सेल है? मैनी सेल, लेकिन टिश्यू टिश्यू की डेफिनेशन के 4 पॉइंट याद है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू बेटा पोरीफेरा में तो कोऑर्डिनेशन। इसलिए बहुत सारी सेल होने के बावजूद भी पोरीफेरा कैसे हैं, टिश्यू रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ऑल्दो उन सेल में डिवीजन ऑफ लेबर है, बट टिश्यू नहीं है। सेलुलर लेवल के बाद आपके पास आया टिश्यू लेवल। मैंने कहा इन लोगों ने पहली बार नर्वस सिस्टम पैदा किया, और बेटा सेल्स के बीच में क्या पैदा हुए, कोऑर्डिनेशन। क्या पैदा हुए, कोऑर्डिनेशन। तो टिश्यू लेवल में 2 लोग आए, मैंने पढ़ाए थे, आपको देखना चाहिए। वन इज नोन एज स्टेनोफोरा, और एक कौन, सीलेट। पहले किसका नाम आना चाहिए, सीलेट, फिर किसका नाम आना चाहिए, मैंने लिख दिया, आप ध्यान सुन लो। टिश्यू लेवल के बाद आया आपको ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल वो लोग हैं जिन्होंने टिश्यू से ऑर्गन बनाए। वैसे इसमें एक ही नाम आपकी NCERT लिखती है, इट इज नोन एज प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, दीज आर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और इसके बाद आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ऑर्गन सिस्टम सिखा रहा था आपको ताकि मेरी टॉपिक को स्मूथली मैं आगे बढ़ा सकूं, सिंपल कर सकूं। ऑल दो टॉपिक कई बार मुश्किल होते हैं, लेकिन उन्हें सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप भी उसी सिंपलिसिटी को पकड़ने की कोशिश करिए। ऑर्गन सिस्टम मैंने बोला था, ऑर्गन सिस्टम में कुल मिलाकर के इन 4 सिस्टम का नाम तो आप हमेशा बोलना। क्या मैंने ऐसे बोला केवल ऑर्गन सिस्टम 4 होते हैं? नो। वन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। बोलो क्या नाम है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सर। रेस्पिरेटरी के बाद बेटा सर्कुलेटरी, बहुत बढ़िया सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बहुत कुछ है, लेकिन मेन ये 4 सिस्टम आप कभी नहीं भूलेंगे। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो मैं कहता हूं बहुत सारे ऑर्गन जब एक काम करें, नाक, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, बताओ क्या काम करें? रेस्पिरेशन। तो एक ऑर्गन है कि मैनी? तो बताओ वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। माउथ, बक्कल चेम्बर, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, पैनक्रियास। बताओ एक ऑर्गन है कि मैनी? ऑर्गन मैनी है, लेकिन काम क्या है? एक। बोलो कौन? डाइजेस्टिव। बोलो कौन? डाइजेस्टिव। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बोला गया कि अगर आप एसके हेलमिंथीस से चलें, अगर आप एसके हेलमिंथीस से चले और कॉर्डेटा तक जाएं, तो आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, सेलुलर लेवल, पोरीफेरा। तो जो लोग नहीं समझ पाए वो रट्टा माने। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब इतना हो गया तो हमने इसको बाय बाय किया और मैंने बोला कि ऑर्गन सिस्टम पैदा कैसे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑर्गन सिस्टम की थोड़ी डिटेलिंग की है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की, थोड़ी डिटेलिंग की। और ऑर्गन सिस्टम पढ़ाते वक्त बच्चा मैंने आपको एक स्टेज पढ़ाई जाइगोट से लेकर गैस्ट्रोला तक। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लीजिए, ऑल्दो मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ लोग नए होंगे उनके लिए काम आ जाएगा। कुछ लोगों ने कल सोचा कि मैं केवल क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लास छोड़ दी इस वजह से। यस, तो सबसे पहले आपको मालूम है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं क्या? जाइगोट। जाइगोट के बाद कट लगते हैं, जिसे सेब काटा जाता है, क्लीवेज बोलते हैं इन्हें। इससे क्या बना? मॉर्यूला। मॉर्यूला बना। फिर मॉर्यूला में हुआ बेटा आपको क्या हुआ? कैविटी बनी, दैट इज नोन एज ब्लास्टोला। तो मैंने बोला कि भैया इनर सेल मास बनता है, बहुत सारी सेल एक जगह इकट्ठा होती है और एक पेरीफेरल लेयर बन जाती है और बीच में कैविटी बन जाती है, दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। ध्यान से सुनना, और बहुत काम की चीज है। ब्लास्टुला की इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसेल। ये मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं एक पिक्चर मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूं ताकि तुम जिंदगी भर याद रखो। ये ब्लास्टुला जो है ये गुब्बारे जैसी चीज है। गुब्बारा सॉलिड की हॉलो, तो क्या गुब्बारे को दबाया जा सकता है? yes. क्या इसे दबाया जा सकता है? yes. ऐसे ही इन्वेजिनेशन चालू हुए, और जब इन्वेजिनेशन चालू हुए तो एक नई कैविटी पैदा हुई, एंड दिस कैविटी इज नोन एज आर्केंट्रॉन। बोलो क्या ये? अगर मैंने थोड़ा भी सही पढ़ाया है तो तुम बता दोगे कि अगर ये आर्केंट्रॉन है तो बताओ ये क्या है? अरे ब्लास्टोसेल। ये क्या है बेटा? ब्लास्टोसेल। बहुत सही बात बोला सर, ये ब्लास्टोसेल है। ब्लास्टोसेल भी है और आर्केंट्रॉन भी है। तो बताओ यहाँ पर एक माउथ बना, इसका नाम है ब्लास्टोपोर। तो बताओ ब्लास्टोपोर इज द माउथ ऑफ ब्लास्टोसेल और आर्केंट्रॉन। और जब ऐसा हुआ तो ये जो आर्केंट्रॉन और ब्लास्टोपोर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। क्या बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में जो पहला ऑर्गन सिस्टम वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट बनता है, लेकिन फिर भी हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा बेटा? डाइजेस्टिव। और डाइजेस्टिव सिस्टम में बना ब्लास्टोपोर से क्या? या तो माउथ या तो एनस, दोनों ही बनेंगे। नियर टू ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ बना और अवे फ्रॉम ब्लास्टोपोर एनस बना तो बताओ क्या होगा? प्रोटोस्टोमिया। बोलो क्या? प्रोटोस्टोमिया। तो बताओ ब्लास्टोपोर से के पास से अगर माउथ बने तो आपको मालूम है ब्लास्टोपोर के पास से अगर माउथ बने, पहले माउथ बने और दूर से बने एनस। मैं पहला बोल रहा हूं, पहले माउथ फिर एनस बने, कंडीशन का नाम है प्रोटो मतलब पहले, स्टोमिया मतलब माउथ।
प्रोटोस्टोमिया। और अगर पहले एनस बन जाए, यानी ब्लास्टोपोर के पास से पहले एनस बने, बाद में माउथ बने, इट इज नोन एज ड्यूटेरोस्टोमी। तो ये है ड्यूटेरोस्टोमिया। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बोला था कि एक पूरी की पूरी कैनाल है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, और उसकी कितनी ओपनिंग होनी चाहिए? 2। एक कौन? माउथ, एक कौन? एनस। अब बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का है। एक है इनकम्प्लीट, अगर आपने एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ी है तो। अब ये एनसीईआरटी की बात है जो मैं यहां लिख रहा हूं, वो एक्स्ट्रा था। और दूसरा है कंप्लीट। कंप्लीट में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग है। मैं सिंपल बना रहा हूं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। माउथ अलग है बेटा और एनस अलग है, और माउथ और एनस अगर अलग अलग हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या माना जाएगा? कंप्लीट। और अगर बेटा पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है और वही एनस है, यानी एक ही ओपनिंग माउथ और एनस की तरह बिहेव कर रही है, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। एसके नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थेस। एनसीईआरटी की लाइनें अंडरलाइन होनी चाहिए और बिल्कुल घोट डालो। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन से क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, ये याद रखना। प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या ये शब्द कहीं आपको मिल रहा है एनसीईआरटी में? देखिए, इनकम्प्लीट और कंप्लीट मिल रहा है। यस, एनसीईआरटी पास में रखिए। माउथ और एनस अगर एक ही ओपनिंग हो, और ऐसे प्लान का जब माउथ और एनस एक ही जगह पर हो, दिस प्लान इज नोन एज ब्लाइंड सैक प्लान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ब्लाइंड सैक प्लान। बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लाइंड सैक प्लान रखना किसका फीचर है? इट इज अ फीचर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। क्या मैं इसे हटाऊं? ऑर्गन सिस्टम में पहला ऑर्गन आपके सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी निपट लो। बताओ, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? मॉरुला, मॉरुला के बाद क्या बना? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की कैविटी का नाम ब्लास्टोसिस्ट। उसमें इन्वेजिनेशन हुए, क्या बनी? आर्केंट्राम, आर्केंट्राम के माउथ का नाम ब्लास्टो। ब्लास्टोपोर डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ और एनस को बनाता है। नियर ब्लास्टोपोर पहले बने माउथ, बाद में एनस। बोलो, प्रोटोस्टोमिया। और पहले एनस, बाद में माउथ। बोलो, ड्यूटेरोस्टोमिया। बताओ, कौन 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जिन्हें ड्यूटेरोस्टोमिया बोल सकते हो? कल 2 बताया थे आपको, मालूम है कौन कौन? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिका। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिका। बाकी सारे लोग कैसे हैं? प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। एंड नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी एक दूसरे सिस्टम की बात करती है। मैं एनसीईआरटी के बाहर अब नहीं जाऊंगा, और वो दूसरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप बुक लेकर के बैठे हो तो आपको मालूम है उन्होंने दूसरा सिस्टम बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 2 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वन इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखना, when the blood flows in the open cavities, these are known as hemocoels. क्या बोला मैंने? Hemocoels. So when blood flows, और blood की जगह body fluid भी लिख सकते हो भाई। हर बार blood आपको red मिले जरूरी नहीं है, वो आप जानते हो। When the blood flows in open cavity, ऐसा अगर सिस्टम हो, इस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। When blood flows in veins and arteries, other blood vessels, when blood flows, जब ब्लड फ्लो करे ब्लड वेसल्स में, और ह्यूमन के केस में इन ब्लड वेसल्स के 2 नाम हैं, या तो आर्टरी या तो वेन्स एटसेट्रा। When blood flows in blood vessels, ब्लड वेसल्स में जब कभी ब्लड फ्लो करता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बताइए, हम लोग क्या है? क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वाले हैं। अगर मैं बोलूं कॉकरोच क्या है? ओपन। क्या बोलेंगे? मान लो कॉकरोच के ब्लड का कलर रेड नहीं होता, याद रहेगा? बताओ, अनेमा का मेंबर है कि इनेमा का? अनेमा। और हम लोग इनेमा। तो हर बार जिसे ब्लड बोला जाए उसे ब्लड ना बोला जाए तो क्या बोल दिया जाए? बॉडी फ्लूइड। सो बॉडी फ्लूइड अगर क्लोज सिस्टम में बह रहा तो क्लोज्ड है,
और ओपन सिस्टम में बह रहा तो ओपन। और क्लोज्ड और ओपन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अगर ब्लड वेसल्स के अंदर बहे तो क्लोज, और ब्लड वेसल्स के अलावा हीमोसेल्स के अंदर बहे तो बोलो ओपन। अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको समझ में आ गए हैं तो भैया पहला चीज तुम्हें समझ में आ गई, और मैं बिना रिवाइज के आगे बढ़ूंगा नहीं। फर्स्ट basis of classification is level of organization. How many? 4. Number 1 और आपके ऑर्गन सिस्टम में कितने पढ़ा है? 2। एक कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या केवल 2 ही है? नहीं, इसके अलावा सर्कुलेटरी, बहुत कुछ है। एक्सक्रीटरी याद रहेगा, लेकिन जो जो एनसीईआरटी कह रही मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया, क्या वो भी बता पाओगे? एक्स्ट्रा पढ़ाया जायगोट से क्या बना? जायगोट से बना मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की कैविटी ब्लास्टुला, इससे क्या बना? गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला की कैविटी का नाम क्या उसमें ब्लास्टोसील है? उसके माउथ का नाम माउथ है तो प्रोटोजोआ, एनस है तो। कितना सुपर है, कितना फ्लूइडी है, कितना आराम से आगे बढ़ रहे हो। नाउ द सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री। ये दूसरा बेसिस है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, सिमेट्री। और पता नहीं इसको लोगों ने क्यों हवा बना के रखा हुआ है। देखो मेरे टीचर तो सिंपल एक सर्कल खींचते थे और मुझसे बोलते थे सुनील इसका लेफ्ट और राइट बताओ, तो मैं नहीं बता पाता था। अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं, लेट सपोज मैं यहां से लाइन खींच दूं तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया, एक में से लेफ्ट राइट हो गया। पर अगर मान लो ये लाइन ना हो और मैं यहां से खींच दूं तो अब कोई लेफ्ट राइट नहीं। तो बोलते हैं जिन भी स्ट्रक्चर में लेफ्ट और राइट ना बताया जा सके और उनमें उनको 2 इक्वल भाग में बांटा जा सके विद मैनी प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स है उन्हें इक्वल हाफ में बांटा जा सके, दे आर नोन एज रेडियल सिमेट्री। बोलो क्या बेटा? और अगर तुम्हारा दिमाग सही चलता है तो तुमने कभी ना कभी रेडियस शब्द पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? रेडियस। तो किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है? बोला जाता है सर सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से पेरीफेरी के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज रेडियस। तो अगर रेडियस के अलावा किसी को 2 इक्वल हाफ में काटा जा सके, इट इज रेडियल सिमेट्री। If a body can be cut into 2 equal half by the radius, अगर रेडियस उठाया तो बेटा बताओ क्या होगा? 2 रेडियस बराबर क्या होगा? डायमीटर। तो डायमीटर के अलावा अगर किसी को भी काटा जा सके और एक प्लेन में कि मैनी प्लेन में, तो बताओ ऐसी सिमेट्री का नाम है रेडियल सिमेट्री। पर किसी ने बोला कि सर अगर किसी बंदे का लेफ्ट राइट बताया जा सके कि कौन सा पार्ट लेफ्ट है कौन सा पार्ट राइट है, तो उसे हम 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। एंड दीज लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर नोन एज लैटरल पार्ट। बोलो क्या नाम? लैटरल। तो एक हो गया लेफ्ट लैटरल, बहुत आसान है समझना, हम लोग इसे बहुत मुश्किल कर देते हैं, लेफ्ट लैटरल। और दूसरा हो गया राइट लैटरल। तो बताइए कितने लैटरल हो गए? 2 मतलब बाई लैटरल। लो खत्म कहानी, आप ही ने समझाया, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं। हम व्हाट इज बाई? 2 लैटरल पोजीशन है, एक कौन सी? राइट, एक कौन सी? लेफ्ट। एक राइट और लेफ्ट 2 लैटरल पोजीशन में अगर किसी को बांटा जा सके उसे बोला गया क्या? बाइलैटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे? बाइलैटरल सिमेट्री। एक बड़ा बढ़िया बात हमारे टीचर पढ़ाते थे कि सम टाइम इन अ सर्किल वी कैन डिफाइन लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि सर्किल में उसका माउथ ऐसा था जो केवल एक ही प्लेन से 2 पार्ट में बांटा जा सकता था। Then this condition is known as biradial। बोलो क्या बोलेंगे? Why biradial? Because ये है रेडियस के लॉन्ग, लेकिन क्या एक प्लेन है कि मैनी प्लेन है? एक प्लेन। तो sometime bilateral and biradial they can be used as synonymous। कैसे यूज किया जाता है? पर्यायवाची की तरह। तो आपके सामने bilateral और biradial, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं और बोलूं बेटा इसकी सिमेट्री बताओ, आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल के एसिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल। When there is a no plane of symmetry, that is known as asymmetrical। अगर किसी में no plane of symmetry है उसे क्या बोलेंगे? asymmetrical। तो on the basis of symmetry आप कितने तरीके की कंडीशन पढ़ सकते हैं? नंबर 1 asymmetrical। ओके, नंबर 1 इज asymmetrical। दूसरा कौन? bilateral symmetry। नंबर तीसरा कौन? radial।
पक्का? अब सुनो, एसिमेट्रिकल के केस में देयर इज अ मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा। क्या मैंने ऑल पोरीफेरा लिखा है? no. आज के बाद से ऑल पोरीफेरा लिखना बंद कर देना, क्योंकि कुछ पोरीफेरा के मेंबर रेडियल सिमेट्री शो कर सकते हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पोरीफेरा मेंबर कैसे हैं बेटा? एसिमेट्रिकल। एंड नाउ रेडियल सिमेट्री में 3 लोगों के नाम लिखना है। वन इज टीनोफोरा, ऑल्दो इसके पहले मुझे लिखना चाहिए था सीलेंट्रेटा, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा नहीं, बोलो क्या लिखोगे? एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। और देखिए कल की क्लास का फायदा क्या है, जो लोग आज पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे वो भौचक होंगे कि सर ये कौन कौन से नाम बता दे रहे हैं। क्या कल मैंने आपको 11 फाइलम के नाम गिनाए थे? yes, कुछ लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर दीजिए, बोलो। तो हम सारे 11 के 11 फाइलम हर लेवल ऑफ बात में लिखेंगे। 11 के 11 लोगों का नाम आना चाहिए। बताओ पोरीफेरा किसमें? एक हो गया। सीलेंट्रेटा टीनोफोरा किसमें? रेडियल सिमेट्री। और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा भी रेडियल सिमेट्री। अब आए बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में कौन कौन आएगा बताओ? प्लैटीहेल्मिन्थेस। फिर से बोलो, प्लैटीहेल्मिन्थेस माय बच्चे। और इसके बाद आप नाम लिखते जाओ। इसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा होगा, और कौन? मोलस्का, और कौन? इकाइनोडर्मेटा। बताओ इकाइनोडर्मेटा का कौन? शाबाश मेरे बच्चे। इकाइनोडर्मेटा दोनों जगह मिलेगा। कहाँ कहाँ? रेडियल में भी और बायलैटरल में भी। तो बताओ लार्वा उसका कैसा होगा? बायलैटरल। लार्वा बच्चा कैसा होगा? बायलैटरल। और बड़ा रेडियल। और कभी घबरा जाना तो सितारा मछली देखे हो? सितारा मछली। और सितारा मछली किसका मेंबर होता है? इकाइनोडर्मेटा। और सितारा मछली बेटा उसका बच्चा है कि एडल्ट है? एडल्ट। देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, चौथा प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री से सितारा मछली को बांटा जा सकता है। दैट इज नोन एज इकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा आपको मालूम है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अगर आप इतना सीख गए हो तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना सीख गए हो तो मेरे लिए लिखने की जरूरत नहीं। जल्दी जल्दी बताओ, सिमेट्री की बेसिस पर कितनी तरीके की कंडीशंस पैदा हो सकती है? सिमेट्री 2 है, कंडीशन 3 है। सिमेट्री 2 कौन कौन सी है? और कंडीशन कितनी? 3। एक कौन सा है? एसिमेट्रिकल में कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बताओ रेडियल सिमेट्री में 2 लोगों के नाम एनसीईआरटी लिखती है, तुम 3 बोलो। बोलो एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा। और इसके बाद तुम यहाँ पर पूरे नाम ले पाओगे? बायलैटरल सिमेट्री को कितने पार्ट में बांटा सकता है? 2। और 2 इक्वल पार्ट में, एक लेफ्ट वाला और एक राइट। और ये 2 इक्वल पार्ट में जब कभी भी बांटा जा सकेगा तो आप लोग बता पाओगे कि कौन कौन से लोग हैं। बताओ। तो इकाइनोडर्मेटा के पास दोनों कंडीशन है? yes, वो कैसा? पक्का? yes, इसी तरीके से मोलस्का के पास भी 2 कंडीशन है। कितनी? 2। कितनी? 2। लार्वा और बेटा जुवेनाइल स्टेज, बच्चा वाला भी और लार्वा वाला दोनों स्टेज हैं बायलैटरल, लेकिन उनमें टॉरिजन आ जाता है। क्या आ जाता है? टॉरिजन। घोंगा देखा? घोंगा, घोंगा पाइला। तो टॉरिजन आ जाने की वजह से दे बिकम एसिमेट्रिकल। कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल। मोलस्का कुछ बदतमीजियां करते। चलो इकाइनोडर्मेटा की बदतमीजी बताओ। लार्वा बायलैटरल, एडल्ट, रेडियल। मोलस्का के बारे में बोलो। लार्वा एंड जुवेनाइल मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बायलैटरल। और अगर एडल्ट कभी कभी, ऑलवेज की कभी कभी क्या हो जाता है? टॉर्जन, ट्विस्ट। शंख देखा ना? शंख देखा होगा तो उसमें क्या होते हैं? टॉर्जन। तो वो टॉर्जन होने की वजह से सिमेट्रिकल हो जाता है कि एसिमेट्रिकल? ओके। अगर इतनी चीजें सीख गए हो तो तीसरा बेसिस है जर्म लेयर। जर्म लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर बोलते हैं कि बॉडी वॉल को हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर इट इज नोन एज एक्टोडर्म एंड इट इज अ सेलुलर। मैं जो रिंग बना रहा हूं प्लीज कंसीडर देम सेल्स। इन्हें सेल कंसीडर करिएगा क्योंकि बेटा मेरे पास लिखने के लिए टाइम नहीं है।
टाइम अगर ज्यादा मैंने किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सेलुलर एक्टोडर्म है, सेलुलर एक्टोडर्म है। इसके बाद आपके पास एक और सेलुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एंडोडर्म। इट इज एंडोडर्म। और बीच में दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ कैविटी, और बीच में दिस इज नॉन सेलुलर बट लिक्विड लेयर, इट इज नोन एज मीजोग्लिया। तो अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म की दो लेयर हो और बीच में मीजोग्लिया हो, और मीजोग्लिया कैसी हो, सेलुलर की नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। सो एक्टोडर्म इज सेलुलर, सेल की बनी है। एंडोडर्म इज सेलुलर, ये भी सेल की बनी है। लेकिन बीच की जो लेयर है मीजोग्लिया, इट इज नॉन सेलुलर। तो हम ऑल्दो इसमें 3 लेयर तो जरूर देखेंगे, लेकिन 3 लेयर में, तीनों लेयर में सेल नहीं है, इसलिए इस तरीके की कंडीशन को हम लोग बोलेंगे 2 लेयर। कितनी जर्म लेयर है? 2। और 2 लेयर वाले बंदे को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इट इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक याद रखना, जब कभी किसी की बॉडी वॉल में 2 लेयर पाई जाएं या पूरी बॉडी में 2 लेयर पाई जाएं, कंडीशन इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। एंड इन डिप्लोब्लास्टिक में आउटर इज एक्टोडर्म, इनर इज एंडोडर्म, दिस इज बॉडी कैविटी। चाहो तो मैं इसे और बता दूं, दिस इज बॉडी कैविटी, वट एवर द बॉडी कैविटी इज, नाम मैंने नहीं बताना। और इसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक बेटा नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाए, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। तो बताओ टोटल कितनी सेलुलर लेयर हुई? 2। वन इज नोन एज एक्टोडर्म, अनदर वन इज एंडोडर्म। ऐसा अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो क्या कहलाएगा? डिप्लोब्लास्टिक। 3 एग्जांपल लर्न करेंगे। एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है, पर मैं 11 के 11 फाइलम लेके चल रहा हूं, इसलिए 3 एग्जांपल बताता हूं। एक तो आप लोग पोरीफेरा का नाम लिखेंगे, पर याद रखना पोरीफेरा की जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, आई एम सॉरी, दिस नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज मीसेंकाइम। बस अंतर इतना ही है, इट इज नोन एज मीसेंकाइम और मीजोहाइल, या फिर इसी को बोलेंगे मीजोहाइल। इट इज ओनली इन पोरीफेरा। इसके अलावा दूसरा है सीलेंट्रेटा और तीसरा है टीनोफोरा। मैं 11 के 11 फाइलम को आपके सामने गिनता हूं हर बार, हर बेसिस में, इसलिए मैंने 3 नाम लिखे। तो जब बेटा एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो और बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट हो और सबसे अंदर एक बॉडी कैविटी हो, बॉडी कैविटी वट एवर द बॉडी कैविटी इज, मैंने इसका नाम सीलोम विलोम नहीं बोला, जो भी बॉडी कैविटी है, इसके बाद जब कंडीशन आई, कंडीशन का नाम क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। और चूंकि मुझे कितने फाइलम गिनने हैं? 11 में से 3 मैंने गिन डाले। वो लोग कौन? ये कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अगर आप डिप्लोब्लास्टिक समझ सके तो आपके सामने पता चल गया, दे आर द ऑर्गेनिज्म विथ 2 जर्म लेयर। दे आर द ऑर्गेनिज्म विथ 2 जर्म लेयर। 2 जर्म लेयर के साथ जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और 3 एग्जांपल है इनमें, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऑल्दो आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर केवल एग्जांपल किसका दिया है? सीलेंट्रेटा। किसका दिया है? सीलेंट्रेटा। पर डरना नहीं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ऑल ऑफ देम आर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, नाउ इसके बाद जर्म लेयर में तीसरी कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन ये है कि आपको आउटर मिलेगी एक्टोडर्म, इट इज अ सेलुलर आउटर एक्टोडर्म, इनर मिलेगी आपको एंडोडर्म, एंडोडर्म। ओके, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में भी आपको सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेंगे, एंड दीज सेलुलर स्ट्रक्चर आर नोन एज मीजोडर्म। अब एक बात आप लिखिएगा ध्यान से, एक्टोडर्म इज नोन एज फर्स्ट जर्म लेयर, फर्स्ट जर्म लेयर,
एंडोडर्म इज नोन एज सेकेंड जर्म लेयर एंड मीजोडर्म इज नोन एज थर्ड जर्म लेयर। और ये मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। फिर से सुनो, बाद में लिखो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन से जैसे जैसे जाइगोट से मोरुला, मोरुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला में जर्म लेयर बनती है। फिर से सुनो, सब कुछ छोड़ के सुनो। जैसे जैसे मोरुला, मोरुला से गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुला में जर्म लेयर बनती है, तो जो सबसे पहले जर्म लेयर बनती है उसके बाद एंडोडर्म और सबसे बाद मीजोडर्म। लेकिन हम फ्लो में क्या करते हैं, एक्टो, मीजो, एंडो। तो हमारे हिसाब से एक्टो पहली हो गई, मीजो दूसरी हो गई, एंडो थर्ड हो गई। क्या ये सही है? गलत है। पहले कौन? एंडोडर्म। फिर कौन? एंडोडर्म। बाद में कौन? मीजोडर्म। और एनसीईआरटी ने इसे खुल के बोला, अंडरलाइन करिएगा, द थर्ड जर्म लेयर, पेज टर्न करके अंडरलाइन कर लीजिए, मीजोडर्म इज थर्ड जर्म लेयर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म 3 जर्म लेयर के साथ आपको दिख जाए, इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एक बड़ी सी लाइन लिखिएगा, आपकी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपके सामने मैं किसी भी वर्म का नाम लूं और मैं पूछूं डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आप क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बताओ। प्लेटफॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, राउंड वर्म, अर्थ वर्म। तो दुनिया में जहां पर वर्म शब्द शुरू हुआ, वहां से बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन शुरू हुई। और वर्म सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर के प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक, ऑल ऑफ देम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बस मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं बकवास है, लेकिन बुलवाऊंगा जरूर। प्लैटी के बाद ऑल ऑफ देम आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बताओ, पहली जर्म लेयर कौन सी? एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी? और तीसरी कौन? तो सबसे पहले कौन बनती होगी? एक्टोडर्म। याद करो, ब्लास्टोसिल की कवरिंग बनाई थी मैंने, दैट वाज द एक्टोडर्म। तो फर्स्ट लेयर इज एक्टोडर्म, उसके बाद मीजो, एक्टोडर्म, तीसरी 3 जर्म लेयर के साथ बोलो कौन? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो दुनिया में ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ, उसी ने सबसे पहले ऑर्गन बनाए। शायद आप लोग को जवाब खुद देने चाहिए। बताओ, जो सबसे पहले हुआ कौन? ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो कौन था? प्लैटीहेल्मिन्थीस। और प्लैटीहेल्मिन्थीस ने ही सबसे पहले क्या बनाया? उसके पहले ऑर्गन बने थे कि नहीं बने? इसका मतलब जर्म लेयर का रिलेशन किससे है? ऑर्गन। तो जिसने ऑर्गन नहीं बनाए, उसके पास तीनों जर्म लेयर नहीं है। 2 जर्म लेयर हो सकते हैं, लेकिन तीनों जर्म लेयर नहीं। और जिसने भी बेटा पहली बार ऑर्गन बनाए, उसी ने तीनों जर्म लेयर भी पहली बार बनाए। और इस तरीके से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पैदा हुए इस दुनिया में। सो आई एम गोइंग टू, ओके, इसे फिर से हटा देते हैं। देख लो भाई, अगर 3 जर्म लेयर हैं, सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, तो ऐसे बंदे को हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहला वर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो कौन है? फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहां से चालू हुई? प्लैटीहेल्मिन्थीस। और प्लैटीहेल्मिन्थीस से लेकर कहां तक पहुंचे? कॉर्डेटा तक। तो कॉर्डेटा की बेसिस पर मैं अब आपको गिन सकता हूं। देखो, डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा, बाकी 8 ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ नेक्स्ट इज सीलोम। एंड ये सब मैं आप लोग के बारे में जानता हूं, आप होशियार लोग हो, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा गलत समझता रहा। हमें बोला था सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। और अगर आपके पास धैर्य रहा तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखा दूंगा। तो बोला जाता था कि सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। बॉडी में पाई जाने वाली कैविटी को हम लोग सीलोम बोलते थे, लेकिन ये ट्रू फुल डेफिनेशन नहीं। इट्स अ वन पार्ट। बॉडी कैविटी, बॉडी में पाई जाने वाली कैविटी इज बॉडी कैविटी, लेकिन ये फुल डेफिनेशन
नहीं। क्यों फुल डेफिनेशन नहीं है? आज मैं इसके बारे में आपको आइडिया देता हूं। ध्यान सुनना, जब तक कि तुम अपने आप को या मुझे नहीं देखते हो तब तक ये बात समझ में नहीं आनी। लेट सपोज मेरी बॉडी को आपने क्रॉस सेक्शन वाइज कट किया, सर को आपने बीच से काट किया, बोले सर गर्दन से नहीं काटते क्योंकि मेरी बॉडी कैविटी आपको इस रीजन में मिलेगी, दैट इज नोन एज ट्रंक रीजन। लेग में, हैंड में, हेड में बॉडी कैविटी नहीं मिलती है, ट्रंक रीजन में बॉडी कैविटी मिलती है। तो क्या होगा, बॉडी कैविटी वाले रीजन को काटना पड़ेगा। तो जब तुम मुझे काटोगे तो मैं तुमको कुछ यूं कटा हुआ पार्ट में दिखाई पड़ूंगा। अगर आपने सर को काट दिया, बॉटल है किसी के पास? थैंक यू। अगर मैंने ये एक ऑर्गेनिज्म है और इसको कट दिया तो कट सेक्शन कैसा दिखेगा? गोल, लाइक दिस। और कट सेक्शन के बीचों बीच में, यानी मेरे बीचों बीच में एक डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का एक ट्यूब गया है। उस ट्यूब को आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हो? एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी मैं लिख दे रहा हूं एलिमेंट्री कैनाल। तो जब आप मुझे काटेंगे तो बीचों बीच एक तुमको सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो कहां से चालू होगा बोलो? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगा। तो इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। और सबसे बाहर क्या मिलेगा? बॉडी वॉल। बोलो क्या मिलेगा? बॉडी वॉल। ये रही बॉडी वॉल। दिस इज अ बॉडी वॉल। तो बोलते हैं बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर गैप है, if there is a gap between body wall and elementary canal, स्ट्रक्चर सही होना है। If there is a gap between body wall and elementary canal, this gap is known as body cavity. मैंने सिलोम शब्द अभी यूज नहीं किया। This gap is known as body cavity. अब मैं छोटा सा प्रकाश डालूंगा, रोशनी डालूंगा आपके नॉलेज पर। बताओ ऑर्गन पहली बार कहाँ बने? तो हमें बॉडी कैविटी की बात कहाँ से चालू करनी चाहिए? कहाँ से? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार किसने बनाया? पक्की बात है। लेकिन बच्चों, हमारा पॉरीफेरा भी एक कैविटी रखता है, बॉडी कैविटी रखता है। इवन हमारा हाइड्रा भी एक बॉडी कैविटी रखता है। यस और नो? रखता है। पर क्या हाइड्रा की बॉडी कैविटी या पोरीफेरा की बॉडी कैविटी में ये रूल लागू होते हैं? कौन से रूल? कौन से रूल? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। तो बताओ, ये बॉडी कैविटी तो है, लेकिन क्या ये बॉडी कैविटी सीलोम कहलाएगी? नो। तो व्हाट इज द सीलोम? सीलोम उसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं ना, सुनना, सीलोम उसी बॉडी कैविटी को बोलते हैं जब वो किसके बीच में हो? एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी कैविटी ये भी है, बॉडी कैविटी ये भी है। देखो इनके पास भी बॉडी कैविटी है, पोरीफेरा के पास भी बहुत सारे छेद हैं, सीलन डेटा के पास भी बॉडी कैविटी है। तो बॉडी कैविटी इज एक्वायर्ड बाय पोरीफेरा, इवन बॉडी कैविटी इज एक्वायर्ड बाय सीलन डेटा। लेकिन बताओ पोरीफेरा की बॉडी कैविटी सीलोम कहलाएगी कि नहीं? और इनकी क्यों? क्योंकि वो बॉडी कैविटी सीलोम कहलाती है। ऑल द बॉडी कैविटीज आर नॉट द सीलोम। वो बॉडी कैविटी सीलोम कहलाती है जिस बॉडी कैविटी किसके किसके बीच में हो? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल। और एक रूल याद रखना, ये याद रखना कि सीलोम तभी कहलाएगी जब वो दोनों तरफ से मीजोडर्मल टिश्यू से घिरी होगी, मीजोडर्मल टिश्यू से सराउंडेड होगी। जो व्हाइट करे तरीके मैंने बनाए हैं, दीज आर नोन एज मीजोडर्मल टिश्यू। मीजोडर्मल टिश्यू। अब जो कि तुम नहीं पूछोगे और जो कि टीचर पढ़ा के निकल जाएंगे और तुम नहीं पूछोगे, एक्चुअली तुम्हें मालूम मतलब नहीं रहता, ठीक है भाड़ में जाए।
लेकिन जब तुम डॉक्टर बनोगे तब तुम्हें लगेगा यार काश मैंने सर से पूछा होता। अच्छा मैं क्यों तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे दिमाग तब खुले जब मैं एमबीबीएस कर रहा था। किसी ने कहा सर लीवर बॉडी के अंदर है, कहां पर है? सीलोम में। सर बोले आपका गॉल ब्लैडर यहीं पर है। किसी ने कहा सारे इंटरनल ऑर्गन आपकी सीलोम में है। क्या सीलोम एक ओपन कैविटी है? मैं उछलूंगा तो ऑर्गन लड़ जाने चाहिए। अरे डब्बे में तुमने कोई चीज भरी और उछले तो क्या वो चीजें आपस में लड़ती हैं? यस, लेकिन हमारी बॉडी में क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज दिस कैविटी इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कैसी कैविटी है? भगवान न करे कभी आपकी सर्जरी हो, या फिर दूसरे तरीके से बोलते हैं भगवान करे आप सर्जन बनो। और जब तुम सर्जन बनोगे और किसी का पेट काट रहे हो, मेरा मत काटना, तो सबसे पहले आप क्या कट करोगे? स्किन कट करोगे। उसके बाद क्या कट करोगे? मसल्स। क्या कट करोगे? मसल्स। इसका मतलब क्या कट कर रहे हो? बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कट करते ही आपको एक पतला मीजोडर्मल बैग मिलेगा। पतला मीजोडर्मल बैग जैसे ही बने मिलेगा और जैसे ही तुमने उसके काटा, उसके अंदर क्या निकलेगा? वाटर। दैट वाटर इज नोन एज पेरिटोनियल फ्लूइड। बोलो क्या? पेरिटोनियल। और जब तुम उस पेरिटोनियल फ्लूइड कैविटी के अंदर जाओगे तो आपको अंदर मिलेंगे ऑर्गन। बताओ ये ऑर्गन कैसे होंगे? इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। सो ऑल द इंटरनल ऑर्गन दे आर सराउंडेड बाय मीजोडर्म। दे आर सराउंडेड बाय मीजोडर्म एंड प्रेजेंट इन सीलोम। सीलोम के अंदर इंटरनल ऑर्गन मिलेंगे आपको। और इसीलिए रट्टा नहीं लगवाना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हर इंटरनल ऑर्गन का आखिरी लेयर इज ऑलवेज मीजोडर्म। खैर अगर कुछ बच्चे फ्रेशर है तो डरे नहीं, पर जो रिपीटर है वो मेरे साथ बोलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की चारों लेयर, सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर उसके बाद फिर सेरोसा इज नथिंग बट मीजोडर्म। सेरोसा इज नथिंग बट समझ गए? yes, इसका मतलब है हर बार जब कभी बॉडी कैविटी में आप जाओगे तो बॉडी कैविटी का बॉडी वॉल का सबसे अंदर वाला पोर्शन जो होगा वो कैसा होगा? मीजोडर्मल। और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बाहर वाला होगा वो भी कैसा होगा? मीजोडर्मल। और उन दोनों के बीच में क्या भरा होगा? फ्लूइड। एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिटोनियल फ्लूइड। और दैट्स व्हाई सीलोम समटाइम इज नोन एज पेरिटोनियम। जब आप बड़े होगे तो इसी को बोलोगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ठीक है? तो इस तरीके से आपने देखा कि सीलोम किसे बोलेंगे। हर बॉडी कैविटी सीलोम नहीं, पर क्या हर ऑर्गेनिज्म बॉडी कैविटी रखता है? यस। पोरीफेरा बॉडी कैविटी रखता है, सीलोम नहीं रखता। हाइड्रा बॉडी कैविटी रखता है, सीलोम नहीं रखता। तो ये बताओ दोनों के दोनों कैसे हो गए? एसिलोमेट। ऑल्दो इन्हें एसिलोमेट इसलिए कहा जा रहा क्योंकि ये सीलोम की डेफिनेशन में ही फुलफिल नहीं करते। क्योंकि सीलोम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल। तो बताओ इनमें एलिमेंट्री कैनाल है? इनमें एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के गैप की बात होगी ही नहीं। इसका मतलब इनमें जो गैप होगा वो बॉडी कैविटी कहलाएगा, लेकिन सीलोम नहीं। तो बताओ पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा कैसे हो गए? तो मैं यहां लिख रहा हूं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, इसके अलावा टीनोफोरा, दे आर एसिलोमेट। ओके, चलो भाई बहुत मजेदार तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। एंड नाउ सी दिस, Annelida to chordata, they are eucoelomate। यूसिलोमेट का मतलब है इनमें ट्रू सीलोम है। और बेटा ट्रू सीलोम की डेफिनेशन मैंने अभी अभी बताई, ऑल्दो मैंने लिखा ही नहीं है, पर मैं पूछूंगा जरूर आपसे। बताओ व्हाट इज ट्रू सीलोम? 3 पॉइंट है ट्रू सीलोम के, और जो लोग ये तीनों पॉइंट बता देंगे समझ में आ जाएगा। बोलो। चाहिए, बॉडी वॉल होना चाहिए, उनके बीच में गैप होना चाहिए, गैप शुड बी सराउंडेड बाय
किस तरफ से? एक तरफ से कि दोनों तरफ? यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से भी मेसोडर्म और बॉडी वॉल के अंदर की तरफ से भी मेसोडर्म। क्या ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी? यस सर। उस कैविटी का नाम पेरिटोनियम। क्या सारे इंटरनल ऑर्गन यही मिलेंगे? यस सर। क्या हम में पेरिटोनियम है? यस। आप में पेरिटोनियम है? यस। इसलिए पेट की इंजरीज हमेशा सबसे खतरनाक होती है। इसीलिए चाकू मार के मर्डर करना लोगों का बड़ा पेशा था एक समय। चाकू मार के पेरिटोनियम को रप्चर कर देना, फ्लूइड बह जाना, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना, डेथ हो जाना। व्हाट माय पॉइंट? तो याद रखना, हमेशा पेरिटोनियम रप्चर होने पर इंफेक्शन होंगे, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे, इंटरनल ऑर्गन डैमेज होंगे, आपको सेप्टिसीमिया होगा, सेप्टिसीमिया होगा, डेथ होगी। इसीलिए रोड साइड एक्सीडेंट में 2 इंजरीज लोग बचाते हैं, एक हेड इंजरी और एक एब्डोमेन इंजरीज। अगर ये हुई तो डेथ के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी क्या रप्चर हो रही? What my point? Yes. अब बताओ ए सिलोमेट में कौन कौन आया? पोरीफेरा, अच्छा, एक भाई साहब हमारे पास ऐसे हैं, मैं आपके सामने यहीं पर बना पाऊंगा, जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल है, यानी इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है, इनके पास बॉडी वॉल भी है, यानी इनके पास बॉडी वॉल है, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल होने के बावजूद इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, बल्कि बेटा टिश्यूज भरे हुए हैं। एंड दीज लूज टिश्यूज आर नोन एज पैरेन्काइमा। ये शब्द आपने केवल प्लांट में सुना होगा, लेकिन आप एनिमल में सुनो, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा नाम के जो टिश्यूज हैं, इन्होंने पूरी तरीके से भर रखा है इस गैप को। सो दे हैव बॉडी वॉल, they have elementary canal, but they do not have the gap because gap is fulfilled by parenchyma. तो बताओ यहाँ पर गैप है कि नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। आवाज ही नहीं आ रही। बताओ यहाँ पर गैप है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बना है? जब गैप नहीं तो सीलोम नहीं होगा। तो बताओ ये भी बंदा कैसा है? अब आपको लगेगा कि सर ए सिलोमेट तो 4 हो गए, एक ही साथ लिख देते हैं। देखो ए सिलोमेट में कौन? और ये वाला ए सिलोमेट का एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थेस। बोलो कौन? इस तरीके का बंदा है प्लैटीहेल्मिन्थेस। पर याद रखना, प्लैटीहेल्मिन्थेस भी ए सिलोमेट में गिने जाएंगे, लेकिन ये उस तरीके के एसिलोमेट नहीं है जिस तरीके के पोरीफेरा और ये दोनों एसिलोमेट क्यों है? क्योंकि ये सीलोम की डेफिनेशन में ही फिट नहीं बैठते, क्योंकि इनके पास एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं है। पर इनके पास क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन फिर भी ये कैसे हैं? एसिलोमेट। क्या इनके पास बॉडी वॉल है? क्या इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है? इसके बावजूद भी कैसे हैं? एसिलोमेट। क्यों? क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है? क्या गड़बड़ है भाई? नेट ही नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? बुलाओ जरा। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं? सही क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, वो तो फल जाएगा। अंकित इधर आओ। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है? हाँ सर वही। नहीं, क्लास रिकॉर्ड होने में तो दिक्कत नहीं है। तो रिकॉर्ड हो रही है पक्का? तो मैं चालू करूं? जी चालू। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एक भाई साहब ऐसे हैं जिनके पास बॉडी वॉल भी है, एलिमेंट्री कैनाल भी है, लेकिन बेटा गैप नहीं है। गैप को किससे भर दिया गया? से। तो याद रखना ये है एसिलोमेट। अब एसिलोमेट में टोटल कितने लोग हैं? 4। नाम बताओ। पक्का? अब प्लैटीहेल्मिन्थेस हो गया, और इसके बाद ये कहाँ चालू हुआ? बीच में कौन जुटा? देयर मस्ट बी समथिंग, जो कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जो हमसे छुपाया जा रहा। अब ध्यान सुनो, एक और भाई साहब है जिनके पास एलिमेंट्री कैनाल है, जिनके पास बॉडी वॉल भी है, बॉडी एलिमेंट्री कैनाल है। देखिए भाई मैं लिख दे रहा हूं, एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अलावा बॉडी वॉल है, और भाई साहब गैप भी है। इनके पास गैप भी है
एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में गैप भी है, बट दिस गैप इज नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्मल टिश्यू। ये किससे द्वारा सराउंडेड नहीं है? मीजोडर्मल। याद रखना, गैप शुड बी सराउंडेड बाय मीजोडर्मल। सो देयर इज अ नो सराउंडिंग ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म, और अगर मीजोडर्म की सराउंडिंग नहीं है, देन दिस इज नोन एज स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम या फिर इसी को बोलते हैं फाल्सिलोम। याद रखना, मीजोडर्म की कवरिंग ना होकर इनके बीच में मीजोडर्म के छोटे छोटे पैचेस पड़े हैं। दे हैव द पैचेस अराउंड द मीजोडर्म। मैंने एक साथ तीनों को दिखाने की वजह से ऐसा किया है। मैं एक बार फिर से लिख दूंगा ये तीनों कंडीशन, आप घबराना मत। तो बताओ तीसरी कंडीशन कौन सी है बेटा? एक बार आपने सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अब आप देखिए, जो जो मैं बोलता जाऊं वो बताते जाइएगा। ओके, पोरीफेरा, क्या इनके पास बॉडी कैविटी है? Yes, sir. हाइड्रा, दैट इज यू नो दैट सीलेंट डेटा, क्या इनके पास भी बॉडी कैविटी है? Yes, sir. इनके पास भी बॉडी कैविटी, लेकिन सिलोमेट की एसिलोमेट? एसिलोमेट। व्हाई दे आर एसिलोमेट? क्योंकि डेफिनेशन में ही फिट नहीं। कौन सी डेफिनेशन? बॉडी वॉल और हटा दो, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द बॉडी वॉल, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, बट in between there is parenchyma। बताइए, सिलोम के एसिलोमेट? एसिलोमेट। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, the elementary canal, the body wall, but no mesoderm. In spite, they are the patches of the mesoderm. mesoderm के छोटे छोटे पैचेस प्रेजेंट हैं। बताओ, पूरी कैविटी इट इज सराउंडेड बाय mesoderm और नॉट? नो। इसका नाम बोलो स्यूडोसिलोम। And now the fourth condition is they have elementary canal, they have body wall, but also they have mesodermal covering. And this is known as coelomate. अगर ये सब चीजें समझ पा रहे हो तो सही बात आएगी। बताओ, इस तरीके की कंडीशन में एग्जाम्पल क्या क्या है? चलो बोलो कौन? इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं, इस तरीके का एग्जाम्पल पोरीफेरा, इस तरीके का सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। ये समझ लेना, सीलेंटेटा और टीनोफोरा एकदम भाई भाई है, एग्जैक्ट एक जैसी कुछ फीचर्स हैं बस। इस तरीके का एग्जाम्पल कौन है बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थीस। प्लैटीहेल्मिन्थीस। और इस तरीके का एग्जाम्पल और इस तरीके के एग्जाम्पल बोलो कौन? एनेलिडा टू कॉर्डेटा। अभी यहाँ पर नामकरण कुछ नहीं हुआ है, अगर आप बोल पाओगे तो मैं समझ जाऊंगा। बोलो ये क्या है? बताओ ये क्या है? ये क्या है? गैप नहीं है। बताओ ये क्या है? बोलो ये क्या है? क्या ये गैप है? क्या ये मीजोडर्मल पैच? कवर्ड की पैचेस। बोलो क्या? सीलोमेट। अच्छा बताओ ये क्या है? ये क्या है? कवर्ड बाई मीजोडर्म। एक तरफ की दोनों तरफ? एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ भी मीजोडर्मल और बॉडी मीजोडर्मल।
बताओ यहाँ पर कौन से ऑर्गन? इंटरनल। यहाँ पर इंटरनल। इंटरनल ऑर्गन नॉट सराउंडेड बाय मेसोडर्म। इंटरनल ऑर्गन सराउंडेड बाय मेसोडर्म। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन सराउंडेड बाय मेसोडर्म। इसीलिए किडनी को बोलते हैं इट इज आउट ऑफ मेसोडर्म बिकॉज किडनी इज नॉट सराउंडेड बाय मेसोडर्म। अब आपको अजीब लगेगा किडनी बॉडी के अंदर ही है लेकिन सीलोम के बाहर। इंट्रापेरिटोनियल के एक्स्ट्रापेरिटोनियल? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय मेसोडर्म। बोले सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो कैसे पॉसिबल है। ये चीज भी किडनी के समय पर मैं और आसानी से सिखाऊंगा। ये रही मेसोडर्म, ये रही बॉडी वॉल, सॉरी ये रही बॉडी वॉल और ये रही किडनी। बताइए किडनी एक तरफ तो किससे सराउंडेड है? मेसोडर्म। दूसरी तरफ नहीं है। बताओ पेरिटोनियम के अंदर की बाहर? इसलिए किडनी की चोरी सबसे ज्यादा आसान है। एक कट मारिए, स्किन कट करिए, पेरिटोनियम के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कट करो, बाहर निकाल लो। बताओ कौन सा ऑर्गन इस दुनिया में सबसे ज्यादा चुराया जाता है? Because it is inside the body cavity but outside the peritoneum because it is not surrounded by mesoderm. These are some, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर ये चल नहीं रहा तो ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा होगा? कल कैमरे का रिकॉर्ड कैमरे में नहीं हो रहा ना? नहीं दिख तो रहा है, लाइव टाइम चल रहा है। चलो भैया, वो बस नेट नहीं, वरना क्लास नहीं मिलेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ, अब मुझे बताओ ये सीलोमेट में टोटल कितने लोग? 4। पोरीफेरा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। A worm which is acoelomate, example, a worm which is acoelomate, porifera, coelentera, ctenophora, platyhelminthes, all. क्यों? वर्म मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। और यकीन मानिए अगर मैंने शब्द नहीं पढ़ाया होता तो बाकी सारे लोग क्या बोलते? क्योंकि वर्म ना पढ़ के उनको ये भी वर्म लगते हैं। वर्म शब्द कहाँ पर आएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ गए? तो मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूं acoelomate ऑर्गेनिज्म विद डाइजेस्टिव सिस्टम, platyhelminthes. acoelomate organism without digestive system, नहीं आया? तो अगर मैं क्वेश्चन घुमाऊंगा आपको लगना चाहिए क्वेश्चन पकड़ में आ रहा। बताओ, coelomate organism या pseudocoelomate organism with the mesodermal patch, it is ascalenthes। क्या बोलते हैं? ascalenthes की जो बॉडी कैविटी है, it is made up of blastocele। अब कुछ लोगों की तो हवा दिमाग खराब हो गई होगी। हाँ, ब्लास्टोसील कब पढ़ा था? याद करो। ब्लास्टुला की कैविटी पढ़ी थी? और ब्लास्टुला तक केवल कितनी लेयर थी? 2। एक एक्टो और एक एंडो। और इसीलिए बेटा मेसोडर्म वहां पर थी नहीं। अभी कैसे में आई? पैचेस। तो ब्लास्टोसील ही बॉडी कैविटी कन्वर्ट हो गई। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बताओ स्यूडोसीलोमेट की जो सीलोम होती है, इट इज मेड अप ऑफ ब्लास्टोसील। आ चुका है एनसीईआरटी में? नहीं। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो मुझसे हो पा रहा है, जो आपको लगता है कि आउट ऑफ द कोर्स पूछा जा सकता है, वो भी मैं डिस्कस करते जाता हूँ। तो अब मैं यकीनन कह सकता हूँ कि अब तुम्हें आ जाएगा। बिना देखे बताइएगा। पोरीफेरा, एसिलोमेट, सीलेंटेटा, क्टिनोफोरा। क्या इनकी बॉडी कैविटी का नाम सीलोम रखना भी चाहिए? क्योंकि देयर इज अ नो डाइजेस्टिव सिस्टम बट बॉडी वॉल, देयर इज अ नो डाइजेस्टिव सिस्टम। पक्का? अब बताओ, प्लैटीहेल्मिन्थेस सीलोमेट के सीलोमेट। तो बताओ जो गैप है, इट इज फुलफिल बाय पैरेन्काइमा। गैप है नहीं, लेकिन क्या बॉडी वॉल है? यस सर। एलिमेंट्री कैनाल है? यस सर। गैप है लेकिन मेसोडर्मल टिश्यू से सराउंडेड नहीं है। बोलो कौन? स्यूडोसीलोमेट। गैप भी है और मेसोडर्मल टिश्यू से भी सराउंडेड है। तो बताओ क्या है? इसलिए सीलोम के लिए 4 बातें या 3 बातें। पहली बात, एक तो बॉडी वॉल, दूसरा तीसरा गैप, और चौथा सराउंडेड बाय। तो जिसने भी 4 बातें जेब में रखी हो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चारों फिर से बोलो। बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल, गैप, सराउंडेड बाय। पक्का? और इस तरीके से हम लोगों ने सीलोम भी पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, ओके भाई। सेगमेंटेशन इज अ पार्टीशन ऑफ द बॉडी, पार्टीशन ऑफ बॉडी
partition of body into repetitive segments. अगर आपकी बॉडी का पार्टीशन हो रहा है और बार बार रिपीटेटिव सेगमेंट, एक ही तरीके के सेगमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, सब ध्यान रखिएगा, रिपीटेटिव सेगमेंट, इट इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसे हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। एंड इट इज ऑफ टू काइंड। वन इज नोन एज स्यूडो मेटामेरिज्म, और दूसरी है ट्रू मेटामेरिज्म। One is known as pseudo metamerism, another is known as true metamerism. When the partition of the body internally and externally both side, दोनों तरफ हो, यानी body, see this, if this is a body, और body का partition segment में हो रहा है, और ये सेगमेंट अंदर से भी बेटा डिवाइडेड है और बाहर से भी डिवाइडेड है, यानी मेरी बॉडी में जो सेगमेंटेशन हो वो अंदर भी सेगमेंट बनाए और बाहर भी बनाए, देन इट इज नोन एज ट्रू मेटामेरिज्म। जैसे एनेलिडा, एनेलिडा की बॉडी में जितने भी सेगमेंट हैं ये सेगमेंटेशन क्रिएट करते हैं आउटसाइड, ऊपर से भी दिखते हैं और बॉडी के। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पोरीफेरा में सेगमेंटेशन नहीं है, सीलन डेटा में नहीं है, अच्छा बताओ, इसके बाद बच्चा कौन, टीनोफोरा में नहीं है, लेटिवोल्टिस में है, लेकिन ट्रू की फॉल्स, और इसके बाद एस्केलमेंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक सेगमेंटेशन है जो अच्छे तरीके से विजिबल है एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में देखा होगा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, एब्डोमेन के सेगमेंट दिखाई पड़ते हैं, यस, हेड के सेगमेंट दिखाई पड़ते हैं, यस, लेकिन ट्रू मेटामेरिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, एनेलिडा, जो अंदर और बाहर दोनों पार्टीशन में दिखाई पड़ता है। और इस तरीके से सेगमेंटेशन भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी डॉर्सल साइड में, बॉडी की डॉर्सल साइड में एक मीजोडर्मल रॉड पाई जाती है। दिस मीजोडर्मल ओरिजिन की एक रॉड पाई जाती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो या तो लाइफ भर परसिस्ट करती है या फिर ये चेंज हो जाती है, यस, इट इज चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, हमारे सर हुआ करते थे तो वो चीजों को बहुत सिंपल कर देते थे। वो कहते थे सुनील, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का यही अंतर। अगर मैं ये ना पढ़ाऊं तो तुमसे बोलूं केचुए में रीढ़ की हड्डी है कि नहीं? नहीं है। अच्छा बताओ, कॉकरोच में है कि नहीं? पोरीफेरा में नहीं है। फीताक्रमी में नहीं है। अच्छा बताओ, मैं बोलूं कि मोलस्का में नहीं है? नहीं है। सितारा मछली में नहीं है। मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, और हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है। हम लोग कौन है? नोटोकॉर्ड। तो मीजोडर्मल ओरिजिन की रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है, जो आगे चल के परसिस्ट भी कर सकता है या फिर वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, और ये हमेशा डॉर्सल साइड में पाया जाता है। ज़ूलॉजी में मैंने कल भी बताया था, फील से ज्यादा देखने लायक चीजें हैं। When जब भी जानवर इस दुनिया में आए, ये हमेशा चार पैरों के थे जानवर, और चार पैरों में से अकेला एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हुआ जो दो पैरों पे आ पाया। वो कौन है? हम लोग। इसके पहले जितने भी जानवर आप देखोगे वो चार में है, या फिर जैसे बंदर है तो दो और चार के बीच में। तो याद रखना, जो चार पैरों के लोग थे
उनका एक साइड ऐसा था जो प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड था का मतलब जो जमीन की तरफ था, और जो जमीन की तरफ वाला पोर्शन था वो कैसा था? प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड? प्रोटेक्टेड। इसलिए भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रोटेक्टेड साइड में डाले, हार्ट। कहाँ? प्रोटेक्टेड साइड। अभी वेंट्रल डॉर्सल नहीं बोला मैंने। किस साइड? प्रोटेक्टेड साइड। लंग्स प्रोटेक्टेड साइड, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटेक्टेड साइड। और जो अनप्रोटेक्टेड साइड थी उसको उन्हें मजबूत करना था, और मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या दिया? वर्टिब्रल कॉलम। समझ गए? और इसी वजह से बोलते हैं कि जो अनप्रोटेक्टेड साइड है, इस साइड का नाम रखा गया डॉर्सल साइड। बोलो कौन सी? डॉर्सल साइड। और जो प्रोटेक्टेड साइड है उसका नाम क्या रखा गया? वेंट्रल साइड। तो जब भी आपको डॉर्सल और वेंट्रल समझ में आने दिक्कत लगे तो तुम देखो तुम कौन सी साइड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप तो सीधे हो, हम तो सीधे हैं सर। इसमें कौन सा डॉर्सल वेंट्रल बताओ? पीछे वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गई? डॉर्सल। इधर से पत्थर मारो प्रोटेक्ट कर लूंगा। ये कौन हो गई? तो बताओ आपकी डॉर्सल साइड में एक मीजोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। याद रखना, नोटोकॉर्ड रखने वाले गिल क्लेफ्ट भी रखते थे। क्या रखते थे? गिल क्लेफ्ट भी रखते थे। नोटोकॉर्ड वाले लोग पोस्ट एनल टेल भी रखते थे। एनस के बाद की टेल रखते थे, पोस्ट एनल टेल भी रखते थे। तो याद रखना, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट था, नोटोकॉर्ड नाम की इनके पास एक रॉड थी, दिस नोटोकॉर्ड, और पोस्ट एनल टेल थी। ऐसे जानवर जिनकी एनस के बाद टेल चालू हो, दीज आर नोन एज कॉर्डेट्स। इन सब को हम लोगों ने कॉर्डेट्स बोला, या फिर कॉर्डेटा का मेंबर बोला, कॉर्डेटा। और जिनके पास भी ये सुविधाएं नहीं थी उनको हम लोगों ने क्या बोला? नॉन कॉर्डेट। तो 10 फाइलम में से, सॉरी 11 फाइलम में से 10 फाइलम कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट। और एक फाइलम कौन है? कॉर्डेट। बताओ कौन कौन से नॉन कॉर्डेट है? याद रहेगा। और हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा को भी आजकल कॉर्डेटा का मेंबर, पहले लोग मानते थे कि हेमीकॉर्डेटा आर हाफ कॉर्डेटा। नो, सो दे आर आउट ऑफ कॉर्डेटा। और इस तरीके से हम लोगों ने ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। देखिए, आपको टीचर को खुश करना है, मेरे जैसे टीचर को, तो इतनी कहानी पढ़ाए बिना केवल लेवल और ऑर्गेनाइजेशन की सीक्वेंस बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। पहला, सॉरी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस बता दो। पहला हो गया। नंबर 2 जर्म लेयर, फिर पक्का। और इसके बाद कुल मिलाकर एनसीईआरटी में कितने दिए? अब बिना देखे बताना। 1 नंबर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिवाइज करोगे? कितनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 4। सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। पक्का। दूसरा कौन? सिमेट्री। 3 कंडीशन है। एसिमेट्रिकल, हो गया। जर्म लेयर है, डिप्लोब्लास्ट, पक्का। इसके बाद सीलोम, 3 कंडीशन है। एसीलोम, इसके बाद सेगमेंट, 2 कंडीशन है। और बताओ नोटोकॉर्ड, 2 कंडीशन है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट या फिर। देखिए आपकी जेब में आ गए सारे क्लासिफिकेशन। अब चलते चलते आपको रट्टा मारना है कि पढ़ाना है? पढ़ाना है। किसको बगल वाला ना मिले तो रोड में लोगों को बताते चलो कि देखो भाई, सर ने बताया था लेवल ऑर्गेनाइजेशन में 4 बातें, सुन लो। सिमेट्री में बताई थी 3 बातें, सुन लो। सर सीलोम में बताई थी 3 बातें, सुन लो। और जब आप कहोगे तो रिमाइंड करोगे तो आप तक आएगा, और आप तक आएगा तो रह जाएगा। मुझे कितना अच्छा आता है इससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कितना अच्छा आता है सिलेक्शन होगा। और याद रखना, आज की बात और अगले 5 महीने की बात, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं या दुनिया का टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन तब होगा जब तुम मरोगे, एंड दैट वाज द रूल, सिंपल एंड डिफिकल्ट। और जब तुम मरोगे तो वो सिंपल होगा कि डिफिकल्ट होगा, और उसको सिंपल बनाने के लिए हम आए, लेकिन इतना सिंपल भी ना हो कि आप सीख ना पाओ। आपको कई बार सूडो फीलिंग होती है, वाह सर मजा आ गया, और जब आप घर जाते हो तो बोले क्या पढ़ाया, तब आपको याद आता है कुछ याद नहीं आ रहा। और जब तुम यहाँ से जाओ तो इनको पॉइंट वाइज बना के चलो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बातें? 4।
वेरी गुड। सिमेट्री में कितनी बातें हैं? 3। बस मुझे इसी से खुशी है। बताओ जर्म लेयर में कितनी बातें हैं? 2। मुझे तो इसी से खुशी है। बताओ सीलोम में कितनी बातें? 3। और सेगमेंटेशन में कितनी बातें? 2। और बेटा नोटोकॉर्ड में कितनी बातें? बस हो गया काम। अब तुम घर में जाते जाते याद कर लोगे। नाउ अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, सारे एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूं। काश आप ये सही करके दे पाओ मुझे। अगर तुमने सही करके दे दिया तो तुम देखना, एक छोर पे मैंने लिखा है किंगडम और एक छोर पे लिखा है फाइलम। आपने देखा होगा, एक छोर पे मैंने लिखा है किंगडम, और यही करो, बुक पे मत देखो। एक छोर पे किंगडम और एक छोर पे फाइलम। और इन किंगडम और फाइलम के बीच में 3 बातें लिखनी मुझे, 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेने हैं। दिखाई नहीं पता? सो इट इज क्लासिफिकेशन माय डियर, क्लासिफिकेशन। ओके, तो मैंने एक तरफ लिया है किंगडम, एक तरफ लिया है फाइलम, और किंगडम और फाइलम के बीच में मैं 3 बातें लिख रहा हूं। 1 इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही सब लोग सीखेंगे, और ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, सब लोगों के दिमाग में होना चाहिए। नंबर 1 इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, और हर एक पॉइंट पर मुझे आपका रिमार्क जरूर चाहिए। पहला पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा बॉडी कैविटी और सीलोम। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से दोनों चीजें लिख दी हैं, बॉडी कैविटी और सीलोम। तो बताओ, हर बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं कि सीलोम की? सीलोम की। और अगर आप इसे सीख गए तो काम बन जाना है। चलो अब आप लोग देखना बंद करिए बुक। मैंने किंगडम का नाम रखा एनिमल किंगडम। अगर ये एनिमल किंगडम है बच्चों, तो ये बताओ लीनियस का एनिमल किंगडम कर रहा है कि विटेकर का? विटेकर। और अगर विटेकर का है तो कैसा है? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। बताइए इसमें प्रोटोजोआ आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कहां से चालू होगा? पोरी। तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल। शाबाश मेरे बच्चे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास भी होता है, एनिमल, वो एनिमल जिनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सिमेट्रिक होते हैं कि एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक। बोलो एसिमेट्रिक। बहुत बढ़िया, एसिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, और बताओ वो सीलोमेट होते हैं कि एसिलोमेट? एसिलोमेट। और क्या इनके फाइलम का नाम आपको मालूम है? बोलो कौन? पोरी। बेवकूफ, यहां से फंस गया। सीलन डेटा बोलने के पहले तुम बेवकूफ हो, क्योंकि इसमें तुमने सीलन डेटा बोला, इसका मतलब है तुम बोल रहे हो सीलन डेटा इज सेलुलर। सीलन डेटा इज नॉट सेलुलर। गड़बड़ किया ना? देखो आपने क्या बोला, ये सीक्वेंस फॉलो करना। एनिमल में बंदा, पहला रूल सेलुलर। वो बंदा जो सेलुलर है वो कैसा है? एसिमेट्रिक। मोस्टली एसिमेट्रिक या ऑल एसिमेट्रिक? मोस्टली एसिमेट्रिक। और वो बंदा कैसा है? एसिमेट्रिक। एग्जांपल, पोरीपेरा, सीलन डेटा, टिनोफोरा, प्लेटिनोमेंथिस। नो, क्यों नहीं? क्योंकि पहले ही हम लोगों ने कौन सी बात कर दी है? बोलो कौन? सेलुलर। अब बेटा सेलुलर के बाद दूसरा ग्रुप है टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। यानी एक साथ सबको ले लिया इन्होंने। कोई मुझे यहां रिमार्क दे दे तो मैं सोचूंगा कि मैंने सही पढ़ाया और मैं घर बहुत खुशी होकर जाऊंगा। एक टर्म इस पॉइंट के लिए और एक टर्म इस पॉइंट के लिए। नो वन। इट इज नोन एज पैराजोआ। बोलो क्या नाम है? एंड इट इज नोन एज मेटाजोआ। इट इज मेटाजोआ। कल की क्लास बर्बाद गई, सारे लोग बैठे बैठे नींद ले रहे। मेटाजोआ में क्या शुरू हो जाता है? टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। यू गॉट माय पॉइंट? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कल ये क्लास पढ़ाई गई थी? बताओ, पैराजोआ कौन से थे? सेलुलर। और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन कौन? मेटाजोआ। थैंक यू वेरी मच।
आपने एक शब्द नहीं दिया, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा बताओ, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन गेट, इन तीनों में से कोई एक बंदा हो, वो कितने तरीके की सिमेट्री शो कर सकता है? 2। कितने प्रकार की? 2। या तो बायलैटरल और या तो रेडियल। मैंने पहले लिया रेडियल सिमेट्री। बोलो क्या लिया? रेडियल। और रेडियल सिमेट्री में लिया एसिलोमेट। बोलो कैसा लिया? एसिलोमेट। क्या आप लोग इनके एग्जांपल बता पाओगे? Yes, sir। आप बताओ एग्जांपल। सीलेंट्रेटा और एकदम सही बोला, आप किसी ने एकदम सही बोला, सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा। अभी मैं टिश्यू ग्रेड वाला पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें भी एसिलोमेट और उसमें भी एसिलोमेट। इकाइनोडर्मेटा कैसे हो गया? रेडियल हो और कैसा हो? एसिलोमेट। इकाइनोडर्मेटा कैसे आ गया? इकाइनोडर्मेटा कैसा है? सीलोमेट। मामला ही बिगाड़ देते हो। आगे सुनो, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में यहां पर है बाइलेटरल सिमेट्री। बोलो कौन? बाइलेटरल। और बाइलेटरल सिमेट्री में सीलोमेट कंडीशन में जा रहा हूं। कौन सी कंडीशन? सीलोमेट। ना, 2 कंडीशन। एक कौन? स्यूडो सीलोमेट, सॉरी ए सीलोमेट। 3 कंडीशन जा रहा हूं। ए सीलोमेट, दूसरा कौन? स्यूडो सीलोमेट, तीसरा कौन? यू सीलोमेट। अब जवाब चाहिए सब लोगों का, कर पाएंगे? यस सर। बताइए, मैं दूसरे कलर से उठाऊंगा तभी समझ में आएगा। बाइलेटरल सिमेट्री, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड कुछ भी हो सकता है, उनमें से कोई एक हो सकता है। बाइलेटरल सिमेट्री एसिलोमेट। थैंक यू, इट इज प्लेटिहेल्मिन्थेस। स्यूडो सीलोमेट एस्केल्मिन्थेस। बोलो कौन? एस्केल्मिन्थेस। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ यू सीलोमेट याद रहेगा? यस सर। यू सीलोमेट के एग्जांपल बोलो। एनालिडा 2। अच्छा बताओ, इसमें इकाइनोडर्मेटा आएगा? यस सर। पर इकाइनोडर्मेटा का कौन आएगा? लार्वा। तो एक यहाँ पर स्टार जरूर लगा लेना, जैसे एनसीईआरटी ने लगाया है, इकाइनोडर्मेटा। और कभी गलती मत कर देना कि इकाइनोडर्मेटा को यहाँ लिखने की, कभी मत रख देना। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? एसिलोमेट और इकाइनोडर्मेटा इज सीलोमेट। पक्का? तो यहाँ पर लगाना इकाइनोडर्मेटा पे स्टार, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है वो कैसा है? बाइलेटरल। और जो एडल्ट है वो कैसा है? दिस इज द क्लासिफिकेशन, इट इज गिवन इन योर बुक। पेज नंबर इज 49। पेज नंबर 49 में आपने क्लासिफिकेशन देख लिया। अच्छा, बाकी लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। क्या इसको आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हो? यस सर। बस मुझे बता दो, यहाँ क्या लिखोगे? बस मुझे दिखा दो, बस यहाँ क्या लिखोगे? बीच में बोलो कौन? बना पाओगे? यस सर। क्या एक फास्ट ट्राई करोगे? यस सर। बिना देखे? यस सर। अगर बिना देखे फास्ट ट्राई कर गए तो तुम्हें आ गया। बोलो यहाँ क्या लिखे? किंगडम हो गया? यस सर। दूसरा नंबर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। तीसरा सिमेट्री। बोलो फिर? सीलोम। फिर फाइलम। क्या लिख पाओगे सब? यस सर। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लिख दोगे। मैं बहुत फास्ट ट्राई कर रहा हूँ। किंगडम का नाम एनिमल है? यस सर। अच्छा बताओ, एनिमल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 होगा। एक कौन? बताओ ये कौन है? पैरा। कौन है? पैरा। दूसरा कौन? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। बताओ इन्हें क्या बोला? मेटा। बताओ इनके लिए एक टर्म मेटा, इनके लिए पैरा जोआ की सिमेट्री ए। बोलो और ए। पक्का? और यहाँ पर सीलेंट्रेट क्या होगा? यही है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। जब आप कहते हो सिली मिस्टेक्स हो गई, तो सिली मिस्टेक्स नहीं है, आप है सिली, एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग मिस्टेक, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो कहां से चल रहे हो।
एनसीईआरटी इतनी बड़ी लिख दी गई, वो भी तो लिख सकते थे, पोरीफेरा सिलेटा। ओके, नाउ ऑर्गन गेट, इनके लिए कौन सा शब्द यूज करें? मेटा। और मुझे जगह मिलती तो मैं यहाँ पर लिख देता मेटाजोआ में भी यू मेटाजोआ, याद है ना आपको? वो तो तुम्हें मालूम है कैसे लिखना है। तो बताओ मेटाजोआ के बाद ये तो यू मेटाजोआ में ही शब्द आ रहा, लेकिन आगे चलो, इस इधर देखो कितने प्रकार की सिमेट्री? दो। एक और यहाँ पर बाइलेटरल। शाबाश, बाइलेटरल। तो भाई बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री हो गई। ओके ठीक है, यू मेटाजोआ शब्द आएगा। आगे चलो, रेडियल सिमेट्री में ए सिलोमेट, रेडियल सिमेट्री में ए सिलोमेट मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्यों नहीं? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज बाइलेटरल, इसलिए ए सिलोमेट में क्या लगाओगे? बोलो, सिलेंटेटा एंड। वाह मेरे बच्चे। और बाइलेटरल में कितनी कंडीशन? 3। इसीलिए मैंने बोला था ए सिलोमेट 2 बार मिलेगी। एक बार कैसी? सिलेंटेटा, टिनोफोरा और पोरीफेरा जैसी, और दूसरी कौन सी? तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर सिलोमेट, और यहाँ पर यू सिलोमेट। क्या आपको आ रहा है क्या? रट्टा मार आ रहा है? बताओ ए सिलोमेट में क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है ये, और ये। अगर कोई बोले कॉर्डेटा का किंगडम, अच्छा बताओ इसका डिवीजन, सब डिवीजन, इसका सेक्शन यूज, इसका फाइलम कॉर्डेटा। नहीं आया? और इस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन सीख पाए तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 ध्यान से देखेंगे और आपको आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 को ध्यान से देखने के बाद आप देखोगे कि सारे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर दिया, और जितने लोग भी इस क्लासिफिकेशन को सीख पाए हैं वो सही तरीके से चल रहे। नाउ एक एक करके सारे फाइलम हमें पढ़ने, हमारी किस्मत में पहला फाइलम आया, फाइलम पोरीफेरा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर इतना पढ़ा के छोड़ देंगे या क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे, तो अब वो लोग अपनी हालतें सुधारें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है हमारे पास। नहीं कम है। तो ये भी मत सोचना कि आज, अभी तक तो मैं करता रहा था कि आज मेरी क्लास में 1 घंटा किया और आधा घंटा छूट गया तो मैं आधे घंटे छोड़ो। 2 घंटे का मतलब मूड बना के 2 घंटे आओ, यहाँ से चैप्टर खत्म हुआ, अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आज मूड बना के आया था पोरीफेरा, आज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम बच रहा तो पोरीफेरा हम ठीक है। सो पोरीफेरा लिटरल मतलब है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। They are known as pore-bearing organism. Okay? And the term porifera was given by Robert Grant. ये बस नाम, एक साइंटिस्ट का नाम ले लेना। Term porifera was given by Robert Grant. रॉबर्ट ग्रांट के पहले पोरीफेरा को लोग प्लांट मानते थे, प्लांट कंसीडर करते थे। प्लांट कंसीडरेशन करने का कारण ये था, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, एनसीईआरटी में घुसा भी नहीं, चिंता मत करना। प्लांट कंसीडर करने का कारण यह था क्योंकि पोरीफेरा एक सबस्ट्रेटम के साथ, चट्टान के साथ बिल्कुल पेड़ों की तरह उगते थे। और ये मूव नहीं करते थे, इनमें लोकोमोशन नहीं होता था। सो दे हैव सेसाइल हैबिट। सेसाइल हैबिट वो होती है जो मूव ना करे और जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहे। लेकिन रॉबर्ट ग्रांट और उनके पहले एक साइंटिस्ट हुए एलिस, नाम मत लिखो, क्या करोगे इतने सारे साइंटिस्ट का नाम लिख के जो अपनी बुक पे नहीं। वैसे एलिस का टर्म याद रखना, कई बार पूछा गया था, हम लोग के जमाने में पूछा जाता था, एलिस से पूछा है।
एलिस ने देखा कि ये प्लांट की तरह पानी को जड़ों से नहीं ले रहे, बल्कि ये पानी को अपनी तरफ खींच रहे। और देखते थे कि पानी को ये खींचते हैं वाटर करंट के रूप में, और वाटर करंट का वाटर जो है इनके छोटे छोटे छिद्रों से इनकी बॉडी के अंदर जा रहा, छोटे छोटे पोर से बॉडी के अंदर जा रहा, और फिर ये मुंह से उसे बाहर निकाल दे रहे। यानी पानी को वो अपनी बॉडी से लेते थे और एक पर्टिकुलर ओपनिंग से बाहर फेंकते थे। तो बोलते थे जैसे एनिमल खाने को एक जगह से लेता है और दूसरी जगह से निकालता है, उस तरीके से इनकी एक्टिविटीज है। तो ये बोलते थे दीज आर द ऑर्गेनिज्म विद मैनी इनलेट, जिनके अंदर पानी बहुत सारी इनलेट के साथ घुसता है, यानी बहुत सारी छेदों से अंदर घुसता है, सिंगल आउटलेट से बाहर आता है। तो इन्होंने पहली बार देखा कि यार ये प्लांट जैसा कैरेक्टर नहीं है। प्लांट तो होता तो बताओ किससे पानी लेता है? जड़ों से। और ये जड़ों से पानी ले रहे थे कि बॉडी से? बॉडी से। और बॉडी से पानी ले रहे थे और किन से ले रहे थे? पोर से। किससे? पोर से। एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पोर बियर्ड। यानी इनकी पूरी बॉडी में छेद छेद थे और उन छेदों से पानी घुसता था और इनके मुंह से पानी बाहर आता था। मुंह क्या शब्द बोलेंगे? दीज आर द पोर्स एंड दीज आर कैविटीज। तो एक तरफ से पानी घुसता था और दूसरी तरफ से निकलता था। बोलते थे दे हैव मैनी इनलेट, पानी घुसने की जगह बहुत है, और सिंगल आउटलेट। तो मैनी इनलेट और सिंगल आउटलेट की कहानी थी। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है बेटा, मैं क्लास में हूं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा, इनको एनिमल पहली बार एलिस ने माना, और फिर टर्म पोरीफेरा किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट। अगर आप इतना सीखोगे तो मुझे बताते जाओ। बताओ, पोरीफेरा इसका लिटरल मतलब क्या है? पोर बियर्ड। फिर इसके बाद मैंने बोला टर्म पोरीफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ग्रांट। पक्का? yes, और इसके बाद बताओ, ये लोग मूव करने वाले एनिमल है कि बेटा क्या ये किसी चट्टान के साथ अटैच रहते हैं? ठीक वैसे जैसे प्लांट है। बताओ, ग्रांट और एलिस के पहले इन्हें एनिमल मानते थे कि प्लांट, लेकिन एलिस ने देखा कि क्या ये जड़ों से पानी ले रहे हैं? क्या देखा? क्या इनकी बॉडी में पानी घुस रहा है और एक पर्टिकुलर ओपनिंग से बाहर आ रहा है, जैसे कोई एनिमल हो। इसलिए एनिमल नेचर किसने दिया? एलिस ने। और टर्म पोरीफेरा किसने दिया? रॉबर्ट। और मैंने किसी भी किंगडम को पढ़ाने के पहले बोला था कि हमारे पास कितने पॉइंट हैं? 8 पॉइंट। बोलो क्या? तो एनिमल किंगडम को मैं भी, पोरीफेरा को या किसी भी एनिमल को मैं 8 पॉइंट सिस्टम में हमेशा पढ़ाता हूं ताकि रटना ना पड़े। और वो 8 पॉइंट आज एनिमल किंगडम के लिए थोड़े से बदलेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। पहला पॉइंट जब भी मैं बोलूंगा आपको बताना पड़ेगा, इट इज नोन एज हैबिट एंड हैबिटेट। बंदा कहाँ रहता है और कैसे रहता है, इट इज नोन एज हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरा पॉइंट मैं जब भी बोलूंगा, इट इज फॉर्म, और फॉर्म में आपको लिखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 8 पॉइंट हर बंदे को याद रहने चाहिए, जैसे आप प्लांट किंगडम में लर्न करके बैठे थे। पहला पॉइंट हैबिट एंड, दूसरा पॉइंट फॉर्म, और फॉर्म में क्या होता है? कितनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद है? yes. इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप सिमेट्री। सिमेट्री, जब सिमेट्री हो जाए तो चौथा पॉइंट लिखेंगे आप मॉर्फोलॉजी। और यहां पर मॉर्फोलॉजी प्लांट जैसी नहीं है, तो मॉर्फोलॉजी में 2 बातों पर, रादर 3 बातों पर ध्यान रखेंगे। पहला, बॉडी वॉल कैसी बनी है। दूसरा, बॉडी कैविटी जो हर बार सीलो में जरूरी नहीं है। तीसरा, स्केलेटन, अगर इनके पास कोई स्केलेटन है।